गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन में। आज 1 जून 2020 है। दैनिक जागरण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो। तो फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज है एक बार पढ़ सकते हो। राज्यों को अब दे दिया गया, पावर दे दिया है कि आप जिस तरह से चाहे लॉकडाउन धीरे धीरे समाप्त करिए, कोरोना के मरीज को देखते हुए, कंटेनमेंट जोन को देखते हुए। अब राज्यों को चाबी मिला है, यानी राज्यों को पावर मिला है कि राज्य धीरे धीरे लॉकडाउन को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, क्योंकि हमें इकोनॉमी भी खोलना जरूरी है। ये न्यूज भी एक बार पढ़ सकते हैं, चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेटमेंट है तो इन्हें हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है कि ये न्यूज देखो, अमेरिका ने प्रपोज किया है कि G7 की जगह अब G11 बनना चाहिए। G7 की जगह G11 कंट्री बनना चाहिए। और इस G11 में जो G7 की कंट्री हैं उसके अलावा जो 4 अन्य देश शामिल होगा, उसमें होगा रशिया, इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश अन्य मिल जाए तो G7 G11 में तब्दील हो जाएगी। ये किसका प्रपोजल है? ये प्रपोजल है डोनाल्ड ट्रंप का। क्लियर है? तो G7 क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। तो G7 में कौन सा देश है ये पहले ये याद रखना। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। ये 7 देश है जो G7 में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना याद रखना 1973 में। 1973 में विश्व में तेल संकट की स्थिति क्रिएट हुई थी। बहुत बड़ा तेल संकट हुआ था और उसके बाद जो है ये देश जो है आपस में मिले। पहले G7 बना, 6 देश आपस में मिले और उन्होंने किस तरह से वैश्विक ऊर्जा को रेगुलेट किया जाए, तो इस सब के लिए नीति बनाई। फाइनली G7 की स्थापना हुई और 1975 में स्थापना हुआ G6 का। 1976 में इसमें कनाडा आके मिला, कनाडा भी जुड़ा और इस तरह से ये देश अब बन गया G7 देश। तो 1975 में जो G6 था, 1976 में वो G7 बन गया कनाडा के मिलने के बाद। और 1998 में रूस इसमें शामिल हुआ और इसके बाद ये बन गया G8। 2014 में क्रीमिया विवाद को लेकर के रूस को बाहर कर दिया गया G8 से। आई रिपीट, 2014 में क्रीमिया विवाद को लेकर के रूस को G8 से बाहर कर दिया। तो अब ये संगठन जो है फिर G7 संगठन है। क्रीमिया विवाद को लेकर के यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था, तो मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बताता हूं कि रूस और यूक्रेन के बीच का एक क्षेत्र है क्रीमिया, जो दोनों के बीच में विवाद का कारण है। दोनों का दावा है कि यह क्षेत्र उनका है। फाइनली रशिया ने जो है ये जो क्षेत्र है क्रीमिया, इसको अपने में मिला लिया था 2014 में और इसी के प्रतिरोध स्वरूप G8 से उनको बाहर कर दिया गया और ये संगठन पुनः G7 बन गया। क्लियर है? बेसिक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। याद रखना 1973 के तेल क्राइसिस के बाद 75 में इसकी स्थापना हुई, 76 में इसमें कनाडा जुड़ा, 98 में इसमें रशिया जुड़ा और 2014 में फाइनली रशिया इससे बाहर हो गया। तो अब ये कंट्री पुनः G7 देश है। देखो सेकेंड पेज पे नॉर्मली क्या होता है ना कि हमारे पास नेशनल कैपिटल का न्यूज होता है, दिल्ली का न्यूज होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता नॉर्मली। देखो एक न्यूज़ थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। घड़ियाल की मौत के मामले में चिड़ियाघर के 5 कर्मचारियों को पाया गया दोषी। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्ट ऑफ कल्चर से ये घड़ियाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी लगातार 2 वर्ष 2017 में 2018 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था घड़ियाल को लेकर के। तो याद रखना घड़ियाल का जो नेचुरल हैबिटेट है, जो प्राकृतिक निवास है, मात्र एक जगह है इंडिया में और वो है चंबल का क्षेत्र। चंबल नदी का जो क्षेत्र है वो इंडिया में घड़ियाल का नेचुरल हैबिटेट यानी प्राकृतिक निवास क्षेत्र है। ये भी उसी का एक पार्ट है कि G11 जो बनाना चाह रहा है अमेरिका, उसी का एक पार्ट है, एक्सटेंशन है। तो आप इस न्यूज़ को भी एक बार देख सकते हो। देखो न्यायपालिका को धमकाने का प्रयास है सॉलिसिटर जनरल के तीखे बोल। तो ऑब्वियसली ये विपक्ष का आरोप है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो पद है सॉलिसिटर जनरल ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए।
तो सबसे पहले तो याद रखो कि भारत के संविधान के आर्टिकल 76 में, भारत के संविधान के आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। और ये जो भारत का महान न्यायवादी होगा यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, ये भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार होगा और उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख होगा। क्लियर है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का संवैधानिक पद है, इसकी जिक्र भारत के संविधान का आर्टिकल 76 में है। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल जो होता है सबऑर्डिनेट होता है, उसका सहयोगी होता है। और अब तो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल भी पद सृजित कर दिया गया, यानी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है जिसका जिक्र भारत के संविधान का आर्टिकल 76 में है, उसका सहयोगी होता है सॉलिसिटर जनरल, जो अभी हैं तुषार मेहता। इसको भी देख सकते हो, एक ट्वीट किया बहुत अच्छा बोरिस जॉनसन ने, जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और इनकी मीटिंग होने वाली है जो 4 जून को प्रस्तावित है, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से इनकी मीटिंग होने वाली है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। उससे पहले इन्होंने एक ट्वीट किया समोसा को लेकर के। तो इसका जो देख रहे हो, इसको बहुत जगह कहा गया समोसा डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी कितने तरह के होते हैं ना, बहुत तरह के डिप्लोमेसी हमने देखा। मेडिसिन डिप्लोमेसी देखा, इधर हमने नया वर्ड आया। कल किसी न्यूज़ ने इसको बोला समोसा डिप्लोमेसी, तो एक बार इसको देख सकते हो। चलो, इस पर और कोई न्यूज़ तो नहीं है हमारे पास। हाँ, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता। कोरोना को लेकर के न्यूज़ है, डाटा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रत्येक दिन डाटा चेंज होते हैं, आपको देखने की अधिक आवश्यकता नहीं है। ये भी प्रवासी को लेकर के है। प्रवासी को लेकर के हमने आप बोला है कि एक जगह कहीं आप नोट बना लो। प्रवासी का डाटा हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि प्रवासी का जो है डाटा डिस्कस किया था कि यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार 2013 में 13 की रिपोर्ट के अनुसार 2013 में यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार प्रवासी का जीडीपी में योगदान 10% है। राइट? तो ये सब डाटा एक जगह लिख लेना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट लिख लेना, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है। नेशनल न्यूज़ पे कई बार जो है पेज नंबर 7 पे जो नेशनल न्यूज़ होते हैं, इस पे कई बार अच्छे अच्छे न्यूज़ होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए जो इस पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो उसको हमें देखना चाहिए। क्लियर है? चलिए, अब हम एडिटोरियल पे ही आते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं था। ये जो न्यूज़ है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कांग्रेस के एक स्पोक्स पर्सन के द्वारा लिखा हुआ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी राजनीतिक न्यूज़ है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो न्यूज़ है ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ सकते हो। अपनी क्षमता के बूते आगे बढ़ने का वक्त। देखो, जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद किस तरह की नीति अपनाई जानी चाहिए, तो गांधी जी और नेहरू जी में थोड़ा सा मतभेद था। गांधी जी का कहना था कि आप गाँव को सशक्त कीजिए, पहले गांव को सशक्त कीजिए, गांव को बढ़ावा दीजिए, गांव में ही सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग हो जाना चाहिए। जितनी गांव की ज़रूरत है, जितनी सामान की, वो सामान गांव में ही पैदा होनी चाहिए, गांव में ही मैन्युफैक्चर होना चाहिए। तो गांधी जी का ये जोर था। लेकिन नेहरू जी ने क्या किया कि नेहरू जी जो है समाजवादी मॉडल को अपनाया। नेहरू जी एक समाजवादी विचारक थे। इन्होंने एक समाजवादी मॉडल को अपनाया जिसे कहा जाता है नेहरू स्टालिन मॉडल। राइट? याद रखना, नेहरू स्टालिन मॉडल इसे कहा जाता है। 1950 में इसे अपनाया और इस मॉडल पे फोकस किया गया है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं उसको बढ़ावा दिया जाए। और इसी के बाद जितना भी आज पीएसयू आप देखते हो नॉर्मली, जैसे भेल हो गया, गेल हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे पीएसयू की स्थापना उसी समय में हुई थी, इसी मॉडल के अनुरूप। समाजवादी मॉडल क्या होता है? देखो, दो मॉडल है विश्व में, एक पूंजीवादी मॉडल है, एक समाजवादी मॉडल है। तो पूंजीवादी मॉडल जो कहता है वो कहता है कि जो विनिर्माण होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग होगा, उस पर प्राइवेट कंपनी का जो है शासन होगा। ठीक है, वो प्राइवेट के तहत होगा, वो प्राइवेट के पार्टनरशिप में होगा।
लेकिन जो समाजवादी मॉडल है वो कहता है कि देश में जो विनिर्माण होगा उसमें सरकार का प्रभुत्व होना चाहिए, यानी वो सरकार पे बेस्ड होगा, सरकार के अधीन होगा। और यही कारण है कि जितनी कंपनी स्थापना हुई थी, सेल हो गया, भेल हो गया, गेल हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी थी, गवर्नमेंट ने इसको स्थापना किया था। वहीं दूसरी ओर जो पूंजीवादी मॉडल है, अमेरिका का मॉडल है, वहाँ पे जितना उद्योग है मैक्सिमम उद्योग आपको है प्राइवेट हाथों में। क्लियर है? समाजवादी जो व्यवस्था होती है वहाँ पे जो उद्योग होते हैं वो उद्योग होते हैं गवर्नमेंट के हाथों में, और पूंजीवादी व्यवस्था के तहत जो उद्योग होते हैं वो होते हैं प्राइवेट हाथों में। ठीक है, तो इसको लेकर के उसके बाद जो है 90 से देखो 1950 के समय में जो है नेहरू स्टालिन मॉडल को अपनाया गया, यानी समाजवादी के मॉडल को अपनाया गया, यानी सार्वजनिक क्षेत्र को आधार बनाया गया जिसे गवर्नमेंट के अधीन किया गया। बहुत सारी कंपनी की स्थापना हुई, गेल की, भेल की, सेल की, बहुत सारे। लेकिन इसमें जो जोर नहीं दिया गया वो ना तो कृषि सेक्टर पे जोर दिया गया और ना ही सेवा सेक्टर पे जोर दिया गया। क्लियर है? ना तो कृषि पे जोर सरकार ने दिया और ना जो है सर्विस सेक्टर है, जो आईटी सेक्टर है, जो बैंकिंग सेक्टर है, इस पे सरकार जोर दिया। 1991 में होते होते क्या हुआ कि देश में एक संकट की कंडीशन आ गई। हमने काफ़ी देशों से ऋण ले लिया था, डॉलर की समस्या से देश जूझ रहा था, और देश के पास ऐसा कहा जाता है कि 15 दिन से अधिक सस्टेन करने के लिए डॉलर नहीं था। हमारे पास इतना भी डॉलर नहीं था कि 15 दिन से अधिक सस्टेन कर सकें, इस तरह का बातें कही जाती हैं। तो उसके बाद हमने लाया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी लाया। देखो एलपीजी लाया, एलपीजी मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन, हमने उदारवादी बनाया, अपने देश की व्यवस्था को उदारवादी बनाया, बहुत सारे कानून में हमने छूट दी। प्राइवेटाइजेशन हमने किया, बहुत सारे कंपनी जो भारत सरकार की कंपनी थी उसको हमने प्राइवेट हाथों में देना शुरू किया, उसमें हम विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की। और ग्लोबलाइजेशन को किया, यानी जो हमारा देश था वो हम विदेश के लिए खोल दिए, हमने चीन के लिए खोला, हमने अमेरिका के लिए खोला, अमेरिका के उत्पाद भारत में आना शुरू हुए, चीन के उत्पाद आना शुरू हुए, विश्व के उत्पाद भारत में आना शुरू हुए। तो इसका तत्कालिक रूप पे फायदा दिखता है, ऐसा नहीं कि फायदा नहीं दिखता। भारत का फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी मात्रा में बढ़ा, ड्रास्टिक चेंज कहा जाता है उसमें हुआ, और अभी लगभग 480 बिलियन डॉलर के आसपास भारत का फॉरेक्स रिजर्व है। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है लेकिन इसी आसपास है। अब देखो इसका जो है सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? एलपीजी जो आया है, यानी मान लो कि चाइना में एक मोबाइल जो चाइना बनाती है, या मोबाइल छोड़ो पेन क्यों ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पेन गांव में भी बनता है। तो पेन जो है अगर एक चाइना बनाती है, इस पेन को जो है अगर चाइना इंडिया में बेचती है और उसी पेन को इंडिया में किसी गांव में बनाया जाता है, किसी मजदूर के द्वारा बनाया जाता है, छोटा उद्योग के द्वारा बनाया जाता है, तो वो पेन 100 रुपये में उसको लागत होती है और 100 रुपये में वो बेचता है। चाइना इसी पेन को इसी क्वालिटी में लगभग 30 से 40 रुपये में लेते आई। आप ही बताओ, अगर सेम क्वालिटी के सामान मिलेगा आपको 30 रुपये में, तो नॉर्मली आप 30 रुपये को प्रीफर करोगे। तो ये जो 100 रुपये में जो आ रहा था, जो इंडिया के लोग बना रहे थे, जो इंडिया के छोटे उद्योग बना रहे थे, छोटे व्यवसायी बना रहे थे, उसका नुकसान हुआ और वो बंद हो गया। तो ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इन्होंने स्थानीय उद्योग, जो लोकल उद्योग था, जहाँ पापड़ बनते थे, अचार बनते थे, छोटे छोटे मतलब हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनते थे, सब नष्ट हो गया। क्यों नष्ट हो गया? क्योंकि वो चीन के जो सामान है उसको टक्कर नहीं दे पाया, अमेरिका के सामान को टक्कर नहीं दे पाया। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कहीं भी एलपीजी में शामिल नहीं किया गया था। यानी जिस समय में हमने एलपीजी अपनाया वो हमने मजबूरी में अपनाया था। तो इसलिए तत्कालिक सरकार ने इस बात पे जोर नहीं दिया कि किस तरह से गांव की अर्थव्यवस्था को डेवलप किया जाए और इसे भी एलपीजी में शामिल किया जाए। यानी जो गांव में जो उत्पाद बनेगा उसको किस तरह से विदेश के मार्केट में पहुंचाया जाए, इसको लेकर के जोर नहीं दिया गया था, इसको लेकर के चर्चा नहीं की गई थी, इसको लेकर के ध्यान नहीं दिया गया था। तो इसके बाद जो है वर्तमान का समय आते हैं कोरोना। तो इस जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में 3 पॉइंट को दिया गया है।
एक बताया गया नेहरू जी के समय का, एक 1991 के समय का, और एक जो वर्तमान में कोरोना के बाद या कोरोना के समय जो मोदी जी का स्टेटमेंट है उसको लेकर के। तो वर्तमान में जो हमारा जोर क्या है, हमारा जोर ये है कि वोकल फॉर लोकल, यानी लोकल उत्पाद को किस तरह से हम बढ़ावा दें, ये हमारा जोर है। ठीक है, लोकल उत्पाद को किस तरह से हम आगे बढ़ाएं, लोकल उत्पाद को किस तरह से वैश्वीकरण के साथ जोड़े, विश्व के साथ जोड़े, इस पे हमारा जोर है। दूसरा है कि आत्मनिर्भर, यानी हम चाहते हैं कि हमारा जो है जीडीपी, ये इकोनॉमी है वो सेल्फ सफिशिएंट हो, हमें ना चाइना से मंगाने की कुछ ज़रूरत पड़े, ना अमेरिका से ज़रूरत पड़े, हम सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं, सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं। और इसको लेकर के सरकार ने 21 लाख करोड़ का पैकेज दिया। और ये ज़रूरी क्यों है, देखो वर्तमान समय में क्यों ज़रूरी है ये आपको समझना होगा। जैसे एक हम दवाई बनाते हैं, विश्व का सबसे बड़ा भारत मैन्युफैक्चरर है दवाई का, बहुत सारी दवाई हमने हाल फिलहाल में अमेरिका को निर्यात किया है, विश्व के अन्य देशों को निर्यात किया है। ठीक है, इसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन HCQ दवाई आती है। अब देखो इसी HCQ दवाई को लेकर के हम चलते हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेकर के काफ़ी चर्चा रही है, मलेरिया की दवाई है जो कोरोना में सहायक हो सकती है। ठीक है, वो बात नहीं है। पॉइंट यह है कि HCQ का जो बेसिक है, यानी इसमें जो कच्चा माल होता है, जो इसका जो जिससे बनता है उसे कहा जाता है API। और API जो है इंडिया 90% चाइना से मंगाता है। यानी आप जो अपने यहाँ दवाई बनाते हैं, भारत जो अपने यहाँ दवाई बनाता है, उसका जो कच्चा माल है वो इंडिया चाइना से मंगाता है 90%। कोरोना के समय में क्या हुआ है कि चाइना ने ये सारे के सारे चीज़ विश्व को निर्यात करना बंद कर दिया है, इंडिया को निर्यात करना बंद कर दिया है। तो वैसे कंडीशन में भारत में इसकी मांग को देखते हुए अब लग रहा है कि हमें सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए था, सेल्फ रिलायंट होना चाहिए था। अब देखो API इंडिया में क्यों प्रोड्यूस नहीं हो पाए, ये भी रीज़न सुन लो। इसका रीज़न है कि जो इंडिया में इंडिया में जो है इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिल रहा था ऐसे उद्योगों को नॉर्मली। ठीक है, बहुत कम उद्योगों को इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिल रहा था। और दूसरी बात क्या है कि API अगर मान लो इंडिया में बनाते हैं तो उसमें अगर हमें 15 रुपये में बनता API, मान के चलो 15 रुपये में बनता, और हम चाइना से सिर्फ 10 रुपये में अगर मंगा रहे हैं, तो नॉर्मली लोगों ने क्या प्रीफर किया कि नहीं चाइना से मंगा लो, क्योंकि वहाँ से सस्ता मिल रहा। तो सस्ता देखने के चक्कर में इस तरह के कंडीशन वर्तमान में क्रिएट हुआ है, जहाँ चाइना अभी बहुत महंगे दर में ये हमें बेच रहा है या भेजने वाला है, और भेज भी नहीं रहा है इनफैक्ट। क्लियर है? तो ये सारे के कारण सरकार की ध्यान है कि हमें अब आत्मनिर्भर होना चाहिए, और इसको लेकर के पैकेज जारी हुआ है। दूसरा जो पॉइंट है ये गांव को लेकर के है कि गांव में कैसे आए रोजगार के बाहर। तो इसको लेकर के 2-3 पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो छोटे उद्योग हैं, हैंडीक्राफ्ट हो गया, रसोई हो गया, कहीं पापड़ बनता है, कहीं अचार बनता है, ठीक है, कहीं छोटा छोटा कपड़ा बनता है, तो ये इसको बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए सरकार फंड जारी करे। दूसरा है कि जेम पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बोलते हैं इसको। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे ये जो गांव के लोग बनाते हैं, ये जो छोटे उद्योग हैं, यानी जो हमारे और आपके घर में जो छोटे मोटे उद्योग स्थापित हो सकते हैं, उन उद्योगों को जेम के माध्यम से इंटरनेट पे अपलोड किया जाए, और जो व्यापारी हैं उसी के माध्यम से इंडिया के किसी भी कोने से इसे परचेज कर सके। और एक और पॉइंट याद रखना कि 25% खरीद जेम से जो है, जेम या इनेम कर सकते हो उसको, इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जेम से जो है 25% खरीद जो है स्टार्टअप कंपनी से करनी पड़ेगी, ये शर्त रखा गया है जेम में। क्लियर है? तो उम्मीद है कि ये आर्टिकल का बेसिक पॉइंट क्या होता है, दोनों पॉइंट को, इसको लेकर के दोनों को हमने डिस्कस किया, आपको क्लियर होगा। इसको भी एक बार देख सकते हो। देखो बिजनेस पेज पे आज हमारे पास बहुत सारा न्यूज है। ठीक है, सरकार को कुछ नया ऑर्डर मिल रहा है निर्यात को लेकर के, और उम्मीद करते हैं कि निर्यात सरकार अधिक से अधिक बढ़ाएगी। निर्यात को लेकर के कुछ पॉलिसी आ रहा है, कुछ नया पॉलिसी आएगा, तो हम उस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। हाँ देखो, ये जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो CII के मीटिंग में पार्ट लेने वाले हैं। यानी CII क्या होता है? भारतीय उद्योग संगठन CII के मीटिंग में पार्ट लेने वाले हैं, और उसके बाद उसको संबोधन होगा।
तो CII के बारे में जानना जरूरी है कि CII भारतीय उद्योग परिसंघ क्या होता है। भारतीय उद्योग परिसंघ एक सलाहकार और परामर्श संबंधी प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत सरकार के विकास, उद्योग और नागरिकों के बीच साझेदारी करता है ताकि उद्योग को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। यानी इंडस्ट्रीज, नागरिक और सरकार के बीच में साझेदारी करता है। इंडस्ट्रीज, नागरिक और सरकार के बीच में साझेदारी करता है कि किस तरह से उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। ये एक गैर सरकारी, गैर लाभकारी जो है संगठन है। इसकी स्थापना बहुत पुरानी संगठन, याद रखना 1895 में ही इसकी स्थापना हुई थी और इसमें 9000 से अधिक सदस्य हैं। ठीक है, तो ये अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, ये याद रखना बस 1895 में इसकी स्थापना हुई थी और प्राइम मिनिस्टर इसके संबोधन करने वाले हैं। संबोधन के बाद जो भी उनका स्टेटमेंट होगा न्यूज़ में आएगा, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। निर्यात को किस तरह से तलाशें, तो ये गोयल साहब का स्टेटमेंट है, वाणिज्य मंत्री हमारे देश के, इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो इसको भी देख सकते हो कि भारत जो है अब आत्मनिर्भर हो रहा है। हमने डिटेल से डिस्कस किया था एडिटोरियल में कि भारत आत्मनिर्भर हो रहा है और आत्मनिर्भर होने के लिए जो भी पॉलिसीज ला रही है सरकार, सारा पॉलिसीज ला रही है, धीरे धीरे ला रही है। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय पेज होता है, इसमें कुछ कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं, निश्चित तौर पर उसे हमें देखना चाहिए। तो आज का न्यूज़ देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पेज पे क्या है। देखो इसको लेकर के पढ़ना, हमने ऑलरेडी नेपाल के बाद संबंध पे हमने डिटेल से डिस्कस किया था। काला पानी का क्या इशू होता है हमने डिटेल से डिस्कस किया है। इशू क्या है कि नेपाल के संसद में जो है, जो नेपाल ने नक्शा जारी किया था जहाँ पे काला पानी, लिम्पियाथुरा और लिपू लेक, ये 3 जगह याद रखना, ये तीनों ही जगह भारत का क्लेम है कि भारत के उत्तराखंड जिले के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में ये पड़ता है, लेकिन नेपाल का कहना है कि ये उसके क्षेत्राधिकार में है। तो उसको लेकर के नेपाल जो है अभी संसद में संशोधन करने वाली है और उम्मीद है कि नेपाल का जो नया नक्शा है जिसमें इस तीनों क्षेत्र को उसमें अपने नेपाल ने अपने क्षेत्राधिकार में शामिल किया है, उसे संसद की स्वीकृति मिल जाएगी। अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नेपाल और इंडिया के बीच में क्या विवाद के पक्ष हैं, क्या सकारात्मक पक्ष है, मैत्री संधि 1950 में हुई थी उसकी क्या प्रासंगिकता है, हमारा ओपन बॉर्डर है, इसको लेकर के आप एक बार पढ़ सकते हो। हमने डिटेल से डिस्कस किया था, आज हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। इसको भी एक बार पढ़ सकते हो कि नवाज शरीफ नहीं करना चाहते थे 1998 में परमाणु परीक्षण, जो हमने 1998 में जो हमने परमाणु परीक्षण किया था, उसके महज कुछ महीनों के बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया। हमने जो परमाणु परीक्षण किया था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, याद रखना, स्माइलिंग बुद्धा हमने जो परमाणु परीक्षण किया उसका नाम था। और उसके बाद जो है इन्होंने भी परीक्षण किया, पाकिस्तान ने भी। देखो चक्रवात जो है, कुछ चक्रवात आने वाली है, हालांकि इसका नाम यहाँ पे दिया नहीं गया, लेकिन इसको भी आप पढ़ सकते हो। और ये जो चक्रवात है, एम्फन तूफान कुछ दिन पहले आया था। एम्फन तूफान किस राज्य को क्षति पहुँचाया था, तो प्राइमरली पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को क्षति पहुँचाया था। एम्फन जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है नॉर्मली थाईलैंड के द्वारा। और ये जो तूफान आने वाला है इसका नाम यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन इसके बारे में अगर आएगा तो निश्चित तौर पर देखना, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत में होंगे नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क और फूल के दीदार। तो नंदा देवी पार्क जो है, ये याद रखना कि नंदा देवी पार्क काफ़ी चर्चा में रहता है नॉर्मली, और फूलों की घाटी से भी चर्चा में रहता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है। नंदा देवी पार्क और फूलों की घाटी दोनों ही पड़ता है आपको उत्तराखंड जिला में, उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड राज्य में पड़ता है नंदा की देवी और फूलों की घाटी। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया। देखो एक जो यहाँ पे ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक का न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस मिशन का नाम याद रखना, अमेरिका के जो है स्पेस एक्स कंपनी है, स्पेस एक्स कंपनी एलन मस्क की कंपनी है। ये देखो, ये एलन मस्क है, इसकी कंपनी है स्पेस एक्स, जिन्होंने अमेरिका में कुछ यात्रियों को, अंतरिक्ष यात्रियों को इसका नाम दिया हुआ है।
उसको स्पेस में भेजा। तो जिस तरह से हम भारत प्लानिंग कर रहा है कि स्पेस में यानी अंतरिक्ष में नागरिकों को भेजना चाहिए, जिसे हमने गगनयान मिशन का नाम दिया है, उसी तरह का यहाँ पे काम किया है। स्पेस में आदमी को भेजा है एलन मस्क ने, और इस मिशन का बस नाम याद रखना, डेमो 2 है। इसका नाम क्या है? डेमो 2। चलिए आज हमारे पास इतना ही था। वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, मित्र के साथ जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।